Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था गिव अवे डिटेल स्क्रीन कैसे बनाते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे, हमने क्या क्या कंपोनेंट को डिस्प्ले किया था, किस तरीके से फॉर्मेट करके टेक्स्ट वगैरह को हमने डिस्प्ले किया था। उसके बाद हमने देखा था रिएक्ट नेटिव वेब व्यू, मतलब कि कोई भी ब्राउज़र को मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे डिस्प्ले करते हैं, कोई भी वेब पेज को विद इन मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डिस्प्ले किया जाता है। फिर हमने देखा था कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाली फंक्शनलिटी को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमने कुछ कोड रिफैक्टर वगैरह करा था ताकि हमारा एक अच्छा फॉर्मेट बन जाए। आज के एपिसोड में हम देखेंगे रिडक्स क्या होता है, रिएक्ट रिडक्स क्या होता है, रिडक्स परसिस्ट क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, असिंक स्टोरेज क्या होता है, लोकल स्टोरेज और असिंक स्टोरेज क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे इसका सेटअप कैसे किया जाता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, स्लाइस वगैरह कैसे बनाते हैं रिड्यूसर का, इसका पूरा फ्लो समझेंगे। फिर हम बुकमार्क स्क्रीन का यूआई बनाएंगे और रिडक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ये डिस्कस किया था कि हम जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम रिडक्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अभी हमारी फिलहाल ज़रूरत क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जैसे कि हम अपने मेन स्क्रीन जो है, यहाँ से अगर मैं किसी भी स्क्रीन पे जाता हूँ, मतलब उसकी डिटेल पे जाता हूँ, डिटेल पे आप ये बटन देख रहे होगे, ये आइकन जो है, इसका मतलब है कि हम इसको बुकमार्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो बुकमार्क की फंक्शनैलिटी कैसे होगी, जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये जो डेटा है इस स्क्रीन से रिलेटेड, मुझे इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेव करनी है तो वो कहीं एक जगह पे जाके स्टोर हो जाए, और जब मैं दोबारा बुकमार्क वाली स्क्रीन पे जाके देखूँ तो मुझे वो वहाँ पे इसका डेटा मिलना चाहिए ताकि मैं उसको फिर से यूज़ कर सकूँ। ऐसे ही जब मैं अगर इसमें अगर वेब व्यू पे जाता हूँ, अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ देखो ऐड टू बुकमार्क का ऑप्शन है, रिमूव फ्रॉम बुकमार्क का ऑप्शन है, और यहाँ पे हमने एक माई बुकमार्क, मतलब कि हमारे जो सारे बुकमार्क रहेंगे वो जाने के लिए हमने यहाँ पे लिंक डाला हुआ है। अब ये यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये दूसरी स्क्रीन है, और ऐसे ही ये वाली जो स्क्रीन है वो दूसरी स्क्रीन है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं यहाँ से क्लिक करूं तो मेरा जो डेटा है वो किसी एक ऐसी जगह पे स्टोर हो जाए जहां से मैं उसको कभी भी एक्सेस कर सकता हूं। क्योंकि देखो, यहाँ से भी यही सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और जो हमारा वेब व्यू स्क्रीन है जो कि एक दूसरी स्क्रीन है, वहां से भी हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वहां से हो सकता है कि डेटा दूसरा जाए। देखो, यहाँ से हो सकता है कि मैं सिर्फ इस गिव अवे का डेटा भेज रहा हूँ, परंतु जब हमारे पास गेम्स वगैरह आ जाएंगे और हम वेब व्यू पे जाके फिर से बुकमार्क करेंगे तो वो एक दूसरा डेटा हो जाएगा, और वो भी बुकमार्क के अंदर जाना चाहिए। तो हमें इतना तो क्लियर है कि यहाँ से क्लिक करने पे हमको क्या है कि डेटा स्टोर करना है, और डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, हमारी जो बुकमार्क वाली स्क्रीन है उसके अंदर ये सारे हमको दिखने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे रॉक स्टार है तो यहाँ पे मान लो इसकी जगह आ जाएगा कि ये गिव अवे का बुकमार्क है, ठीक है। या फिर नीचे वाले में हम डाल सकते हैं ये वेब यूआरएल है, मतलब कि हमने इसको जो हमारा वेब व्यू है वहां पे बुकमार्क किया था और उसके रिलेटेड ये यूआरएल है। ऐसे ही गेम्स कैटेगरी वगैरह डाल के हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। परंतु ये होगा कैसे, इसके अंदर डेटा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कैसे होगा। और अगर मैं एक बार इस स्क्रीन को लीव कर दूं, मतलब कि मैं ऐप को क्विट कर दे रहा हूँ, अगर मैं ऐप को क्विट कर दे रहा हूँ तो मेरा तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा क्या करूँ कि वो डेटा हमेशा रहे, मैं जितनी बार इसमें आऊँ तो मुझे वो डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी यूज केस है, हमको पता है कि हमको ये चाहिए, परंतु इसको अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए ही यहाँ पे रिडक्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है। देखिए, रिडक्स कोई एक अकेली चीज नहीं है जो आपको यूज करनी है। रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का भी कॉन्सेप्ट है जो आप यूज कर सकते हो। रिडक्स है, रिएक्ट रिडक्स है, रिडक्स टूल किट है, रिडक्स परसिस्ट है। अब आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, ये सारी चीजें कुछ नहीं है, बस क्योंकि रिडक्स अब इतना बड़ा है कि हमको कंफ्यूजन होती है उसको सेटअप करने में, उसको समझने में। परंतु इसको हम इजी से इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा रिडक्स के अंदर ऐसे तो बहुत कुछ है, परंतु अभी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और इसमें क्या-क्या होता है बस उसको समझेंगे। इससे ज़्यादा हम उसके अंदर डीप में नहीं जाने वाले, क्योंकि
हमें जितना ज़रूरत है उतना ही यहाँ पे पहले तो हम ये समझ जाते हैं, रिडक्स कोई भी रिएक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। रिएक्ट एक इंडिपेंडेंट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हर एक कंपोनेंट के अंदर हम यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ये स्टेट है। पर ऐसा क्या हो कि मैं ग्लोबली किसी एक स्टेट को मैनेज कर पाऊँ, तो उसके लिए रिडक्स का यूज़ करते हैं, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो रिएक्ट के अंदर है, वो यूज़ करते हैं। दोनों का काम सेम ही है, पर रिडक्स थोड़ा एडवांस है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, अगर आपको कोई भी स्मॉल साइज अगर प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें वो बेस्ट काम करता है। परंतु जैसे-जैसे प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता है, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, और रिडक्स उसमें बहुत बेटर काम करता है, ठीक है? जैसे रिडक्स है, वैसे ही व्यू एक्स करके होता है, जो ज़्यादातर व्यू जेएस के साथ में यूज़ किया जाता है। परंतु रिडक्स को आप व्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, एंगुलर, मतलब कि ये किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, इसके अलग-अलग ऑप्शन है कि आप किसके साथ इसको यूज़ कर सकते हो। इसलिए इसका दूसरा आता है रिएक्ट रिडक्स करके, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पहले इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि ये है क्या-क्या। पहले तो हम समझते हैं कि रिडक्स क्या है? और रिडक्स की ज़रूरत अभी हमने समझ ली, क्योंकि हमें एक ग्लोबल एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी चाहिए, जो हमारे एक सिंगल प्लेस से सारे स्टेट को मैनेज कर पाए, ठीक है? तो रिडक्स का सिंपल सा जो मैंने बताया आपको, एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी कई तरह की होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप रिडक्स यूज़ करो, काफ़ी सारे ऑप्शन है, पर ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इसका सपोर्ट ज़्यादा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी है, इसलिए रिडक्स ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है। दूसरा है प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट ऐप। देखिए, प्रेडिक्टेबल स्टेट का मतलब ये होता है कि ये एक तो ये कि सेंट्रलाइज्ड वे में आपका डेटा स्टोर कर रहा है, और आपको ये पता होता है कि आप क्या स्टोर कर रहे हैं और उसको कैसे गेट कर सकते हैं। तो इसलिए उसको प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर बोलते हैं। हाँ, ये हमें हेल्प करता है एप्लीकेशन को राइट करने में, जो कंसिस्टेंटली बिहेव करे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में रन कर सके, इजी टू टेस्ट, ये इसके कुछ खास फीचर्स हैं, ठीक है? तो रिडक्स का पहले तो हमें ये क्लियर हो गया कि सीधी-सी बात है, हमको जो हमारा डेटा है, जो हम एक जैसे यूज़ स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, परंतु ऐसा ही हमको कुछ चाहिए जो ग्लोबली एक जगह पे रखा हो, सेंट्रलाइज़्ड स्टेट हो, और वहाँ से हम किसी भी कंपोनेंट में ईज़िली एक्सेस कर पाएँ। वरना नॉर्मली आप क्या करते हो, पेरेंट्स से, मतलब कोई भी एक मेन कंपोनेंट है, फिर उससे दूसरे कंपोनेंट में प्रोब्स पास कर रहे हो, फिर तीसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हो, जिसको हम प्रोब ड्रिलिंग भी बोलते हैं। परंतु फिर आप सोचते हो कि चाइल्ड से अब पेरेंट्स को कैसे भेजूँ? तो वो सारी प्रॉब्लम जब आती है ना, तो उस केस में रिडक्स एक बेटर सॉल्यूशन होता है, उसको अचीव करने में, ठीक है? फिर आपने सुना होगा रिएक्ट रिडक्स क्या है, थंक क्या है, सागा क्या है, रिकॉइल क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं, तो इसका यूज़ क्या है? देखो, रिडक्स का तो आपको समझ में आ गया कि जो भी हमारा ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए हम यूज़ करेंगे। रिएक्ट रिडक्स क्या है कि रिडक्स जो है, ये हेल्प करता है रिएक्ट कंपोनेंट का स्टोर से कनेक्ट करने के लिए। देखिए, दोबारा समझ लेते हैं। रिडक्स रिएक्ट रिडक्स के अंदर क्या होता है कि रिडक्स हमारी हेल्प करता है स्टोर को रिएक्ट कंपोनेंट से कनेक्ट करने के लिए, ताकि जो सेंट्रलाइज्ड हमने जो स्टोर बनाया है, जो हमने ग्लोबल स्टेट बनाई है, वहाँ से हर एक कंपोनेंट कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए ही रिएक्ट रिडक्स का यूज़ होता है, ठीक है? फिर आता है रिडक्स थंक क्या होता है? देखिए, रिडक्स थंक की बात करें, रिडक्स सागा की बात करें, रिडक्स रिकॉइल की बात करें, सारे मिडलवेयर हैं एक तरह के, ठीक है? और इन सब का अपना-अपना बेनिफिट है, पर सबका काम एक ही है कि ये मिडलवेयर है, और इसमें कुछ किसी में प्लस है, किसी में माइनस है, ऐसे करके इनमें बेनिफिट है, इनके फीचर्स हैं, ठीक है? तो रिडक्स थंक की बात करें, तो ये एक मिडलवेयर है जो हेल्प करता है लॉग में, क्रैश रिपोर्टिंग में, और सबसे बेस्ट जो थंक की बात करें या किसी की रिकॉइल वगैरह की बात करें, तो ये क्या है, असिंक्रोनस आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे रिडक्स थंक का यूज़ होता है। तो आप इनके सागा, रिकॉइल, ये अलग-अलग वर्ज़न हैं, इनके थोड़े प्लस माइनस पॉइंट होंगे, वो आप अगर आपको चाहें, जब आप डीप में कोई काम कर रहे हो, तब आप इनको कंपेयर करके देख सकते हो कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। परंतु अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी मिडलवेयर हैं, इसको ईज़िली भाषा में समझें। तो इनका काम क्या है, असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना, चाहे उसमें एपीआई कॉल हो या फिर कोई लॉजिक हैंडल करना हो। रिडक्स परसिस्ट क्या होता है? देखिए, इसको समझने के लिए आप इसको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं।
आप मान लीजिए आपने यूज़र को लॉग्ड इन किया, आपके पास एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, आप मोबाइल में आपने काफ़ी सारे ऐप देखे होंगे जिसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है पहले और उसके बाद ही आप जाके उसको एक्सेस कर पाते हो। परंतु दूसरी बार जब आते हो तो आपने देखा होगा वो लॉगिन आपसे नहीं माँग रहा है। कुछ-कुछ केस में होता है कि वो ज़्यादा सिक्योर करने के लिए उसको दोबारा लॉगिन माँगते हैं, जैसे कि बैंक का एप्लीकेशन हो गया या फिर आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं, उसमें सेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो जिसमें आपको लॉगिन दोबारा नहीं माँग रहा है, तो क्यों नहीं माँग रहा है? क्योंकि उसने वो डेटा आपका स्टोर कर रखा है, ठीक है? इसमें अब काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे सेशन वगैरह मेंटेन करना, पर एक चीज़ ये है कि उसने आपका डेटा जो है परसिस्ट कर रखा है। मतलब कि आपको वो चीज़ जब तक उसका जैसे कि सेशन की बात करें, जब तक सेशन एक्सपायर नहीं होगा, तब तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते तो इसी तरीके से जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि वो वहाँ पे रहे, तब तक रहे जब तक कि आप उसको मैन्युअली वहाँ से नहीं हटाएँ, तो वो कैसे होगा? वो रिडक्स परसिस्ट का यूज़ करके होता है। जैसे कि आपने ब्राउज़र में देखा होगा कि आप लोकल स्टोरेज वगैरह यूज़ करते हो और आपका डेटा ब्राउज़र में स्टोर हो जाता है। परंतु मोबाइल में अगर आपको सेम परफ़ॉर्म करना है, तो उसके लिए हमको असिंक स्टोरेज यूज़ करना पड़ता है, जो कि एक आप कह सकते हैं मोबाइल के लिए लोकल स्टोरेज है और उसको कनेक्ट करने के लिए रिडक्स परसिस्ट का यूज़ होता है, ठीक है? तो आप रिडक्स परसिस्ट को ईज़िली वे में ऐसा समझ सकते हैं कि ये बस आपके डेटा को परसिस्ट करने के लिए मतलब कि वहाँ पे रखने के लिए ही जब तक आप उसको ना हटाएँ, तब तक रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको जो ज़रूरत होगी, आप कुछ भी कर रहे हैं, रिडक्स की तो ज़रूरत आपको होगी, ठीक है? हम अपनी डिपेंडेंसी समझ रहे हैं कि हमको डिपेंडेंसी में क्या-क्या चाहिए। एक तो रिडक्स की ज़रूरत है और एक रिडक्स परसिस्ट की क्योंकि हम जभी भी इस पे क्लिक करें, तो ये डेटा स्टोर हो जाए और रहे यहाँ पर जब तक कि हम इस वाली स्क्रीन से यहाँ से डिलीट का बटन ना दबाएँ, तब तक ये यहाँ पे बुकमार्क के अंदर रहना चाहिए। ऐसे ही हमारे आगे और भी केस आ सकते हैं जहाँ पे हमको डेटा स्टोर करना होगा। वहाँ पे भी जब तक हम उसको डिलीट ना करें, तब तक वो वहाँ पे रहे, ठीक है? तो देखिए मैंने इसके लिए एक ब्लॉग देखा है, जिसके अंदर ये काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, ठीक है? यही चीज़ मैंने आपको समझाई है और इसके अंदर क्या-क्या होता है वो हम साथ के साथ समझते जाएँगे। तो देखिए हमको कोई मिस्टेक है यहाँ रिएक्ट रिडक्स की ज़रूरत है हमें, रिडक्स टूलकिट की ज़रूरत है और रिडक्स परसिस्ट की ज़रूरत है। और ये जो मैं आपको बता रहा था लोकल स्टोरेज, ये असिंक स्टोरेज हमको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? तो एक काम करते हैं हम एक वन बाय वन सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए समझते हैं, देखिए पहले से हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है स्टोर करके, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि हम स्टोर का यूज़ करेंगे मतलब कि रिडक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से उसका फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए, हमारा एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है, मतलब कि हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है, वो यहाँ पे अच्छे से आ गई है, ठीक है? अब हम समझते हैं स्टोर को सेटअप कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात है अभी तो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है। अब हमको समझना है कि ये स्टोर को सेटअप कैसे किया जाता है। इसको कॉपी करते हैं। हाँ, आप यही सेम चीज़ जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से भी ये सारा कुछ देख सकते हैं। ये इसका एक्चुअल रिडक्स टूलकिट डॉट जेएस के अंदर आपको एक्चुअल इसमें इन्होंने समझा रखा है। देखिए थंक मिडलवेयर है, अप्लाई क्रिएट स्टोर करने का तरीका और भी काफ़ी चीज़ें हैं, पर यहाँ पे क्या है आपको काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं जिसकी वज़ह से हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। रिडक्स टूलकिट के बारे में मैंने नहीं बताया आपको, रिडक्स टूलकिट के बारे में बता देता हूँ। टूलकिट की हमें ज़रूरत क्या पड़ रही है? हमारे पास रिडक्स है, रिएक्ट रिडक्स है, तो टूलकिट की क्या ज़रूरत है? देखिए, रिडक्स को सेटअप करना अपने आप में थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं और उसका लर्निंग कर्व है, थोड़ा समझने में दिक्कत आती है हर किसी को, इसलिए इन्होंने रिडक्स टूलकिट की लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें क्या है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बहुत शॉर्ट कर दी हैं, आपको ईज़िली सेटअप कर सको, जैसे थंक वगैरह है, ये सब यहाँ पे ऑलरेडी है, आप इसको बस यूज़ देख लीजिए इम्पोर्ट कैसे करना है और कैसे उसमें सेटअप करना है, मतलब कि इन्होंने उसको बहुत ईज़ी कर दिया है, इसलिए इन्होंने रिडक्स टूलकिट का बनाया था ताकि लोगों को जो सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही थी नॉर्मल रिडक्स में, वो यहाँ पे दूर कर दी थी। ये देखिए आपको स्टोर बनाने के लिए क्या है कि बस इतना सा कोड की ज़रूरत है और उन्होंने बोला है अगर आप उसके मल्टीपल पार्ट्स करते हैं, देखिए
इसमें अब काफ़ी चीज़ें हैं रिडक्स के अंदर, जैसे रिड्यूसर्स हैं, एक्शंस हैं, डिस्पैच वगैरह ये सब अभी हम समझेंगे। परंतु आप चाहते हो कि हर एक स्क्रीन का लॉजिक आप अलग-अलग रिड्यूसर में हैंडल करो। मतलब कि जो भी डेटा आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए आप मल्टीपल रिड्यूसर बना सकते हो, ठीक है? तो इन्होंने बस यही बताया है कि आप उसको रिड्यूसर को स्लाइस बना लीजिए और उसको कंबाइन कर सकते हैं एक जगह पे, ठीक है? तो ये क्या है कि इसमें इन्होंने बहुत सारे मॉडिफ़िकेशन और कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन दिए हैं, जिसे आप कर सकते हो। मुझे ये ब्लॉग काफ़ी सही लगा, टू द पॉइंट है, डायरेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। दोनों में कोई डिफ़रेंस नहीं है, बस ये है कि सिम्प्लीफाई वे में हमको जितना चाहिए बस उतना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले स्टोर के अंदर जाएँगे और यहाँ एक फ़ाइल बनाएँगे store.js, ठीक है? और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए, ये हमने सारा इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहला जैसे कि उनके ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है कि आपको कॉन्फ़िगर स्टोर करना पड़ेगा और स्टोर नाम से और उसके अंदर रिड्यूसर पास करना पड़ेगा। असिंक स्टोरेज की रूट वगैरह ये इसमें एक्स्ट्रा है। ये इसलिए है क्योंकि जब आपको परसिस्ट यूज़ करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टोरेज के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हमने बता दिया असिंक स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं और इसको एक की असाइन करना होता है, ठीक है? और फिर देखिए हमने परसिस्ट रिड्यूसर जो कि रिडक्स परसिस्ट से हमने लिया है, उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन पास कर दिए और रूट रिड्यूसर। देखिए रिड्यूसर अभी हमने बनाया नहीं है, तो अभी हम उसको बनाएँगे और वो मेन रिड्यूसर हमको यहाँ पे पास करना होता है, ठीक है? तो उसके बाद में क्या होता है कि हम स्टोर बनाते हैं, मतलब कि जिससे हम एक्चुअली में इंटरैक्ट करेंगे, वो हमने स्टोर बनाया और स्टोर को कॉन्फ़िगर किया और उसके अंदर रिड्यूसर पास कर दिया। मतलब कि जिस भी रिड्यूसर को हमें परसिस्ट करना है, हमने वो इसमें पास कर दिया है, ठीक है? उसको एक्सपोर्ट कर लिया है, ठीक है? ये है जो हमने नॉर्मली वहाँ पे देखा है, ठीक है? तो बस इसी में हमने क्या करा है, परसिस्ट वाला कोड ऐड कर दिया है और परसिस्ट के लिए जो-जो ज़रूरत है, वो हमने पास कर दिया है, ठीक? तो अब पहले हम इसका वर्किंग समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है? तो पहले हम यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए ये ब्लॉग है नॉट जस्ट डेव करके। इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसमें समझा रखा है कि आप रिडक्स एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो सिर्फ़ एक डायग्राम समझ लीजिए, ये हमारा एक सेंट्रलाइज़्ड स्टोर है, मतलब कि जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर करेंगे और उसके अंदर स्टेट होती है। तो उस स्टेट को ही हम यूज़ करके अलग-अलग स्क्रीन पे डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आप समझ लीजिए एक लॉग्ड इन यूज़र है और उस यूज़र का वैलेट है। अब वैलेट का हमें पैसा दिखाना है, तो आप हो सकता है कि आप उसको मल्टीपल स्क्रीन पे चेक करना चाहते हो। मान लो वो कुछ खरीदना चाहता है और आपको चेक करना है कि उसके वैलेट में पैसे हैं या नहीं है। तो हर स्क्रीन पे वो डेटा अवेलेबल हो, तो आप डायरेक्टली स्टेट से कोई सा भी यूआई है, वहाँ पे उसका बैलेंस दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए ये इसका पेमेंट वाला स्क्रीन है, यहाँ से उसने कुछ पेमेंट करा, तो जो भी बैलेंस उसका कटा, उसके लिए आपको एक डिस्पैच फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या करेगा, आपका अपडेटेड वैल्यू जो है स्टोर में भेजेगा कि इसमें ये ऐसा है। और रिड्यूसर में अगर आपको कोई लॉजिक हैंडल करना है, देखिए डिस्पैच के अंदर क्या जाता है, एक तो पेलोड जाता है मतलब कि जो हम वैल्यू सेंड कर रहे हैं, दूसरा टाइप जाता है मतलब कि कौन से टाइप का हम ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिड्यूसर के अंदर आप क्योंकि जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, अब देखिए रिड्यूसर के अंदर क्या है, मल्टीपल केस हो सकते हैं, जैसे कि ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमको वही यहाँ पे बताना पड़ता है कि किस टाइप का ये एक्शन है और उसका डेटा क्या है, ठीक है? तो वो जब स्टोर में आता है तो रिड्यूसर में हम उसमें चाहें तो कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस जो करने हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन है। अगर आपको उसके साथ कुछ भी सेटअप चेंजेस करने हो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली स्टेट में पुश कर सकते हैं। स्टेट क्या है, जैसे कि आपने यूज़ स्टेट में देखा इनिशियली उसकी कुछ वैल्यू होती है, ऐसे ही आप अगर कोई भी रिड्यूसर बनाते हैं तो उसका एक इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है? तो इनिशियल वैल्यू आप जो भी आप कुछ करोगे, इनिशियल वैल्यू में चेंजेस करोगे, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया कि आपको हो क्या रहा है। तो देखिए एक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि एक तो टाइप और पेलोड भेजना होता है ताकि हमको पता चल जाए किस टाइप का एक्शन है और किस वाले रिड्यूसर के अंदर जाके ये चेंज होना चाहिए। और रिड्यूसर में जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल केस हो सकते हैं कि आप ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है? स्टोर मैंने आपको बता दिया है। हमने जो बना लिया है, देखिए ये हमने जो बनाया है वो तो ठीक है, परंतु ये अब सारी स्क्रीन पे अवेलेबल कैसे होगा? हमको पता भी तो चलना चाहिए किस स्क्रीन पे कैसे एक्सेस कर पाएँगे।
तो उसके लिए ही जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, अभी इसमें एक एरर आएगा क्योंकि हमारे पास रिड्यूसर नहीं है। अभी रिड्यूसर भी बनाएंगे उसके लिए, पर इसके लिए हमको करना क्या होगा, देखिए अब हमारा जो index.js फाइल है यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है क्योंकि ये हमारा ऐप का एंट्री पॉइंट है। इसके अंदर ही यहाँ से ही मतलब कि हमारा ऐप कंपोनेंट लोड होता है जो कि है app.js। यहाँ पे ही हमको रिडक्स का और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, मतलब कि रिडक्स के अंदर इस कंपोनेंट को लाना होगा ताकि जो भी चेंजेस ग्लोबली हो रहे हैं वो इस ऐप कंपोनेंट के अंदर आने वाले जितने भी फंक्शनलिटी है सब पे अप्लाई हो जाए। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि आप अपने इसके app.js के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं या index.js के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको index.js मतलब कि जो मेन एंट्री पॉइंट है वहां पे इसको यूज करने वाले हैं। देखिए देखिए सबसे पहले तो आता है स्टोर, फिर आता है जो उसको परसिस्ट करेगा, और फिर आता है हमारे पूरा एप्लीकेशन। ठीक है, तो परसिस्ट के अंदर दो चीज होती है, एक तो होती है लोडिंग। लोडिंग में आप चाहें तो कोई भी कस्टम कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोडिंग स्टेट दिखाने के लिए प्लीज वेट लोडिंग, ये सब आप कोई भी कंपोनेंट पास कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको नल रख रहा हूँ। ठीक, हम देखेंगे आगे अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम इसको लोडर बना देंगे। फिर होता है परसिस्टर। परसिस्टर अब हमको बताना होता है कि हमको क्या परसिस्ट करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी, अगर आप यहाँ देखोगे तो परसिस्टर को हमने पहले से ही एक्सपोर्ट कर रखा है, तो वही परसिस्टर हमको यहाँ पास कर देना है। अब आप कहोगे ये तो बन गया, परंतु यहाँ अब हमको ऐप की जगह पे मैनेजमेंट पास कर देना है। देखिए अब हमारा ऐप जो है पूरी तरीके से रैप हो गया इसके अंदर में। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि हमारा जो मेन ऐप है उसके ऊपर रिडक्स भी है, परसिस्ट भी है, तो अब हम इसको किसी भी स्क्रीन से एक्सेस करना चाहेंगे क्योंकि हम यहाँ से डेटा पास कर रहे हैं, तो हम किसी भी स्क्रीन में इस स्टोर को एक्सेस कर पाएंगे और इसकी फंक्शनैलिटी को, रिएक्ट रिडक्स की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं सेव करता हूँ तो एरर आएगा यहाँ पे। एरर इसलिए आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट रिड्यूसर नहीं बनाया है। रिड्यूसर बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको अभी फिलहाल के लिए बस कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं रिड्यूसर्स करके। ठीक है, रिड्यूसर्स के अंदर एक फाइल बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने की बात यह है कि मैं इसको बुकमार्क नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये नाम क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जब इसको एक्शन वगैरह परफॉर्म करेंगे, याद है जो मैंने डिस्पैच में बताया था कि किस टाइप का रिड्यूसर हम पास करने वाले हैं, तो वहां पे ये जरूरी होगा। ठीक है, और देखिए इसके अंदर इनिशियल स्टेट में जैसे कि मैं रख देता हूँ लिस्ट। लिस्ट क्या है, इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी लिस्ट आ जाएगी। अब रिड्यूसर्स के अंदर हम क्या है, मल्टीपल एक्शन, मतलब कि जैसे जब हमको बुकमार्क सेव करना है तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड, और उसके नीचे आ जाता है फिर हमको ये दोनों जो एक्शंस हैं इनको एक्सपोर्ट करना होगा ताकि हम इसको परफॉर्म कर सकें, मतलब कि जहां से हम ट्रिगर करना चाहते हैं वहां पे हम इसको एक्सेस कर पाए। और यहाँ आ जाएगा बुकमार्क स्लाइस। ठीक है, और साथ ही में हमको क्या है, बुकमार्क रिड्यूसर्स को एक्सपोर्ट करना होगा। तो ये क्या है कि अगर आपको हर एक, जैसे बुकमार्क एक ऑप्शन हो गया, ऐसे ही हो सकता है कि मुझे चाहिए मैं गेम्स का डेटा भी स्टोर करूं तो मैं गेम्स का एक स्लाइस बना लूंगा। अब ये क्या है, स्लाइस का मतलब यहाँ पे स्लाइस यूज करना कोई जरूरी नहीं है, बस ये है कि अलग अलग डेवलपर्स को क्या है कि जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फॉलो करते हैं तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इन्होंने रिड्यूसर को ब्रेक कर रखा है अलग अलग पार्ट में, बस उतना काम हो रहा है। चाहे तो आप एक सिंगल रिड्यूसर बना सकते हैं, वहां से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, परंतु जब एप्लीकेशन बड़ा होता है तो समझने में दिक्कत आती है। जैसे कि हम कंपोनेंट बना रहे हैं ऐसे ही हम स्लाइस अलग अलग बना रहे हैं ताकि वो जिसको हमने जो काम दे रखा है वो बस उतना ही करे। अगर मुझे ये समझना है कि बुकमार्क कहाँ पे हैंडल हो रहा है रिडक्स के अंदर, तो मैंने उसका नाम इजीली दे रखा है बुकमार्क स्लाइस डॉट जेएस।
स्लाइस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस ताकि डेवलपर को ईज़िली रिमेंबर हो जाए इसलिए है, ठीक है? तो जब कोई भी डेवलपर या आप जभी भी इसको चेंजेस करना चाहोगे तो आपको पूरा फ़ाइल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ बुकमार्क स्लाइस के अंदर जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा क्या-क्या एक्शन परफ़ॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो इसका बस इतना सा काम है, इस तरीके से आप क्या है स्लाइस मतलब कि रिड्यूसर का एक पार्ट बना सकते हो, ठीक है? उसका हर एक का एक इनिशियल स्टेट होता है और उसके अंदर एक्शंस होते हैं और उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। रूट रिड्यूसर क्या है? ये क्या है कि हमारा मेन रहेगा। चाहे जैसे कि मैंने आपको बताया चाहे तो आप एक बना लीजिए या मल्टीपल स्लाइस करके उसके अंदर बना लीजिए। तो रूट रिड्यूसर बनाने का क्या तरीका होता है? कंबाइन रिड्यूसर हमने रिडक्स से कॉल कर लिया, ठीक है? और फिर यहाँ पे हम अलग-अलग रिड्यूसर को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्या है, ऐसे ही जब हमारे पास और डेटा आएगा तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और अभी इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर है ना? यहाँ पे मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है। हमने क्या काम करा है, इसको ब्रेक कर लिया है पहले से ही ताकि हमारे हर एक मॉड्यूल, हर एक पेज या जो भी हम कहें स्क्रीन के हिसाब से अगर हमको लॉजिक ब्रेक करना है रिड्यूसर का, इसलिए हमने उसके अलग-अलग स्लाइस बना लिए। स्लाइस को फिर एक जगह हमको कंबाइन करना होता है ताकि हमको पता चल जाए कि रूट कौन-सा है और वो रूट ही हमको स्टोर में यहाँ पे पास करना होता है। तो देखिए, अब मैं इसको सेव करूँगा, तो ये वार्निंग हमारी चली जानी चाहिए। देखिए दूसरा एरर क्या आ रहा है कि इसको स्टोर नहीं मिल रहा है और ये किस वाले स्क्रीन से आ रहा है? इंडेक्स से। अब हमारे पास ये स्टोर तो सेटअप हो गया है पर हमको एक एरर आ रहा है, इस एरर को भी समझ लेते हैं। ये एरर कह रहा है सीरियलाइजेबल वैल्यू वाज डिटेक्टेड इन द एक्शन इन द पास्ट रजिस्टर। अब हमको एक एरर जो आ रहा है वो आ रहा है परसिस्ट स्टोर की वजह से। तो हमको क्या है कुछ जो एक्शन इसके अंदर हैं उसको इग्नोर्ड एक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक मिडलवेयर होता है, अगर आप नहीं भी यूज करेंगे तो भी इसके अंदर वो होता है। तो अगर मैं स्टोर के अंदर जाके ये जो हमको सीरियलाइजेशन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं इसको ऊपर ऊपर से आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम कोई भी डेटा को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो स्टोर कर रहे हैं, अगर वो इसको फॉर्मेट नहीं मिलता है उसकी वजह से इसको नॉन सीरियलाइजेबल का ये हमको एरर थ्रो करता है। मतलब कि नॉन सीरियलाइजेबल अगर मैं बोलूँ तो मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो गया या जो नॉर्मल अरे या फिर स्ट्रिंग बूलियन वगैरह की फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ पे ये हमको नॉन सीरियलाइजेबल का इशू आता है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या है इसको अभी इग्नोर्ड एक्शन के अंदर डाल दिया है ताकि हमारा जो ये एरर आ रहा है वो चला जाए। देखिए, अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा अब हमारे पास किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। मतलब कि हमने जो स्टोर सेटअप किया है रिडक्स साथ में परसिस्ट असिंक स्टोरेज सब कुछ वेल तरीके से सेटअप हो गया है। किसी भी तरीके का आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसका एक छोटा-सा सेटअप था। छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे पास रिडक्स टूलकिट नहीं होता तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, समझने के लिए दिक्कत आ जाती है। अब देखिए इसमें एक छोटी-सी चीज़ और है वो मैं आपको बता देता हूँ साथ ही में। जैसे परसिस्ट है, परसिस्ट के अंदर 2 चीज़ और आती है, एक तो ब्लैक लिस्ट और एक व्हाइट लिस्ट। इसको समझ लेते हैं ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट क्या होता है। व्हाइट लिस्ट के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है रूट रिड्यूसर के अंदर ये यहाँ पे देखिए बुकमार्क स्लाइस, यहाँ पे हमने इसका नाम बुकमार्क रख रखा है। ऐसे ही अगर हम कोई और बनाते हैं उसका नाम हो सकता है गेम्स हो सकता है, लाइव गिव अवे हो सकता है। ऐसे करके हमने मल्टीपल अगर स्लाइस बनाते हैं, ठीक है? तो हम उसको यहाँ पे मान लीजिए व्हाइट लिस्ट में 2 ही यूज़ कर रहे हैं और एक को हम ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहे हैं। देखिए परसिस्ट के अंदर व्हाइट लिस्ट का मतलब है कि वो डेटा हमको परसिस्ट करना है। और ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि हमें ये वाला जो भी रिड्यूसर है, रिड्यूसर का जो पार्ट है, स्लाइस है, उसको परसिस्ट नहीं करना है। मतलब कि उसको सिर्फ़ ये है कि यूज़र जब तक यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है, तब तक के लिए उसको रखो। जैसे ही यूज़र यहाँ से क्विट करता है, तो वो भी चला जाना चाहिए। तो परसिस्ट जिसको हमको करना है, उसको हम व्हाइट लिस्ट में डाल सकते हैं
और जिसको परसिस्ट नहीं करना है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। देखिए, ठीक है? तो ये की हमको यहाँ पे बस मेंशन करना होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको कर लेती है, ठीक है? अब हमको क्या चाहिए कि जभी भी मैं बुकमार्क वाली स्क्रीन पे जाऊँ, तो मुझे वो डेटा दिखना चाहिए, पर डेटा कब दिखेगा? जब हम उसमें डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है? तो हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ पे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, इसका डेटा जो है स्टोर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं एक लॉजिकली जो हमने जो काम किया था, जैसे कि यहाँ पे आए, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था इस स्क्रीन के अंदर हमने 2 लॉजिक लिख रखे हैं। एक, आप पूरा डेटा भेज दीजिए, आपको एज़ इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। परंतु क्योंकि आप बुकमार्क में डाल रहे हो इस डेटा को, तो हो सकता है आप इसको 10 दिन बाद चेक करें और 10 दिन बाद हो सकता है कि ये यहाँ पे रहे ही ना। तो उस केस में हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन डाले थे कि अगर आईडी पास करें, तो मैं आईडी से अगर हमको डेटा मिल रहा है तो हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमको मेन जो सेव करना है, एक तो इसका थंबनेल सेव करेंगे, एक आईडी जो कि बहुत ज़रूरी है इसको कॉल करने के लिए, ताकि जब भी हम इस स्क्रीन पे आएँ, बुकमार्क वाली स्क्रीन जो है हमारी, जैसे यहाँ पे ये जो बुकमार्क वाली स्क्रीन है, अगर इस पे कोई भी टैप करता है और अगर ये यहाँ पे हमको चेक करना होगा हमने कहाँ से सेव किए, तो अगर मान लो यहाँ से सेव किए तो हमें इसी स्क्रीन पे इसको लेके आना होगा। तो वो कब लेके आएँगे? हम उसमें आईडी पास करेंगे और यहाँ आईडी से क्या है, आईडी आते ही हमारा ये फेच डेटा कॉल होगा। फेच डेटा में हम आईडी पास कर रहे हैं और आईडी पास होते ही यहाँ पे हम इसको फिर से स्टोर में सेट करके डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पे ये आइकन चेंज हो जाएगा बुकमार्क के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी बुकमार्क्ड है, ठीक है? और सिमिलरली अगर हम यहाँ जाएँ और यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा एडेड टू बुकमार्क, मतलब कि ऑलरेडी वहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्लिक करने पे बुकमार्क वाली स्क्रीन पे हम जा सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है? तो अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम हमारा ये है कि पहले तो हम बुकमार्क वाली स्क्रीन बनाएँ। देखिए, ये वाली स्क्रीन हमको पहले बनानी है और अगर इसका हम ध्यान से देखें, जो सेटिंग स्क्रीन है, सेटिंग स्क्रीन से यहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन हमको देना होगा, ताकि इस पे क्लिक करके यूज़र जो है इस वाली स्क्रीन पे आ सके। हालाँकि वेब व्यू में भी हमने ऑप्शन दिया है माई बुकमार्क का, तो मतलब कि इस स्क्रीन पे हमको आना चाहिए और हमको यहाँ पे इनिशियली, क्योंकि सारा कुछ एम्प्टी रहेगा, तो डिलीट ऑल का ऑप्शन रहेगा या हर एक के अंदर डिलीट करने का ऑप्शन, ये हमको बनाना है। पहले हमको इसका यूआई बना लेते हैं, जो हमको रिडक्स के साथ इसका कनेक्शन करना है वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो पहले हमको क्या है, एक कार्ड बनाना है, उसमें एक इमेज दिखानी है, टाइटल और उसका लिंक उसमें ऐड कर देंगे और बुकमार्क वाला ये आइकन दिखा देना है, ठीक है? और ऊपर एक सर्च बार दिखाना है। ऊपर क्या है, हमारा एक टॉप हेडर है। देखिए, स्टाइल वाला पार्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि अब यहाँ पे हम कोई भी अभी लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, ये सिर्फ स्क्रीन बनाने वाला काम है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पहले ही देख चुके थे कि हम स्क्रीन कैसे बनाते हैं, हर एक चीज़ कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बस उसका ही रीयूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ से माई बुक पे क्लिक करें तो हम उस स्क्रीन पे जानी चाहिए, ठीक है? वेब व्यू स्क्रीन के अंदर जाएँगे और यहाँ पे है माई बुकमार्क। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रखा है और इसका नाम दे रखा है माई बुकमार्क की। जो हमारा रूट स्टैक है, इसके अंदर हमने बुकमार्क स्क्रीन को ऑलरेडी बना रखा है और जब हम यहाँ से माई बुकमार्क पे क्लिक करें तो माई बुकमार्क के अंदर चला जाना चाहिए। सेव करते हैं और मैं माई बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ। देखिए, तो हम इस वाली स्क्रीन पे आ गए हैं। इस स्क्रीन का मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले से इसलिए बना के रखा ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, स्टाइलिंग वगैरह में हमको इतना टाइम ना लगे। देखिए, सेटिंग्स के अंदर बुकमार्क स्क्रीन करके हमने बनाया, क्योंकि ये सेटिंग्स के अंदर ही सारा आएगा, ठीक है? तो ये देखिए, जो डमी हमने दिखा रखा है, इसको हमको रिप्लेस करना है जो भी हमारे रिडक्स में स्टोर होगा, ठीक है? तो इसको हमको रिप्लेस करना होगा अपने रिडक्स से। इसको देख लेते हैं। बुकमार्क डेटा जो हमको डिस्प्ले करना है, मास्टर डेटा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी हम लोकल सर्च अगर हम परफॉर्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जगह पहले सारा डेटा स्टोर कर लेते हैं और फिर जो एक्चुअल डिस्प्ले कर रहे हैं उसमें चेंजेस करते हैं सर्च के हिसाब से, ठीक है? पहले यूआई का समझ लेते हैं। हमने नॉर्मली जो टॉप बैक हेडर यूज कर रहे हैं, एक टाइटल और उसका बैक हेडर, उस पर क्लिक करने पे आप यहाँ चले जाएंगे। हेडर हमारा कंप्लीट हो गया।
सर्च इनपुट एक नॉर्मल हमने इनपुट फील्ड लिया और उसका एक कंपोनेंट बना लिया, क्योंकि ये सेम ही कंपोनेंट देखो हमारा मल्टीपल जगह यूज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो सर्च आइकन है उस पर क्लिक करने पे भी हम वही इनपुट फील्ड दिखा सकते हैं और फिर सेम सर्च का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको एक सेपरेट कंपोनेंट बना दिया है और ये सर्च वाला हम मल्टीपल जगह यूज कर लेंगे। इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इनपुट फील्ड है, उसके अंदर हमने आइकन यूज कर रखा है और देखिए ये इनपुट फील्ड जो हम रिएक्ट नेटिव एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसी से यूज किया हुआ है। और प्लेस होल्डर सर्च हेयर ऑन चेंज करने पे हम उसको पास कर दे रहे हैं और वैल्यू जो हमें जहाँ पे भी हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि इस वाले स्क्रीन में हम स्टोर कर रहे हैं सर्च की वैल्यू, यहाँ क्वेरी टेक्स्ट, ये क्वेरी टेक्स्ट ही हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी क्या है, स्टाइलिंग है इसका जो मैंने इसमें ऐड किया है ताकि हमारा लुक एंड फील एकदम वैसा रहे जैसा हमको चाहिए। तो ये सर्च कंपोनेंट हो गया, हेडर हो गया। फिर आता है ये डेटा, ये क्या है, ये हमको किस में चाहिए, एक स्क्रॉल व्यू के अंदर होना चाहिए। तो हमने स्क्रॉल व्यू लिए और उसके अंदर इसको बुकमार्क को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बुकमार्क है या नहीं है, उसकी लेंथ चेक करी और फिर उसको मैप कर रहे हैं। हर एक कंपोनेंट क्या है, प्रेस होना चाहिए। तो मतलब कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ हैंडल एक्शन पे, तो मुझे वो यहाँ पे जैसे ही टैप करूंगा, प्रेस करूंगा, तो मुझे यहाँ पे लॉजिक हैंडल करना है अपना इसके अंदर कि किस टाइप का यूआरएल है, इसके अंदर क्या डेटा पास हुआ है, उसके हिसाब से इसको नेविगेट करना है बस अलग अलग स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसलिए प्रेसेबल कंपोनेंट यूज किया है। ये क्या है, एक लिस्ट आइटम है और इस लिस्ट आइटम के अंदर पहले इमेज है, जो हमने फास्ट इमेज जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे यूज करते हैं, सेम ही यूज किया हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है उसमें। बस इसका स्टाइल दे दिया हमने जिस हिसाब से हमको चाहिए। और जो लिस्ट आइटम है इसको हमने स्टाइल दिया है ये कार्ड वाला, इसका कलर के लिए जो कि हमने यहाँ दे रखा है। देखिए, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर का कलर क्या है, पैडिंग क्या है, वो सब यहाँ दिया है। थंबनेल हो गया, उसके अंदर फिर हम बता रहे हैं कि गिव अवे टाइप का है या वेब यूआरएल है। टाइटल डिस्प्ले कर रहे हैं और फिर यहाँ पे डायनेमिक आइकन जो हम यूज करते आ रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए ताकि हमारा लुक एंड फील सेम हो जाए। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो कि डिलीट ऑल का बटन है, वो भी हम ऐड कर दे रहे। हमारा जो मेन काम है कि हमको इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है ताकि जब भी हम अ, इस स्क्रीन पे आए, रिडक्स में से हम इसको फेच करके डिस्प्ले कर पाए। ठीक है, तो पहले तो यह है डिलीट ऑल वाला बटन हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो इन्होंने बता रखा है जितनी भी बटन के इसमें प्रॉपर्टी है वो सारी अप्लाई होती हैं। ये जो है ये स्क्रॉलेबल रहेगा, ये फ्लोटिंग बटन रहेगा और इस तरीके से हमारा ये पूरा जो है यूआई रेडी है। ठीक है, और इसके अंदर काफी और चेंजेस वगैरह हम कर सकते हैं, जैसे कि साइज वगैरह के साथ खेल सकते हैं। स्मॉल दे देते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, जैसे ये ज्यादा बेटर लग रहा है अपने केस में। ठीक है, तो साइज वगैरह इसमें आप क्या है कि यहाँ से चेक कर सकते हो कि इसके क्या क्या ऑप्शन है, प्लेसमेंट है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। आप क्या है कि इसका ऑन क्लिक करने पे हमको एक्शन वगैरह लिखना होगा, वो हम बाद में देखते हैं, पर फिलहाल हमारा बुकमार्क का जो स्क्रीन है वो रेडी है। अब हमको क्या करना है, पहले तो जाना है और इस फॉर्मेट में देखो, एक हमको ये फॉर्मेट हमको फॉलो करना है ताकि हम इसी फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले कर सकें। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देना क्योंकि पहली बार मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उस हिसाब से चेंजेस करते रहूँ आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनमें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।